हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। यहाँ हम सीटेट में पूछे जाने वाले बाल विकास के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक नियोक्ता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। यानी हमें इसमें ये पूछा है कि पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो पर्सन है जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा डिफेंस का यूज़ करता है। तो ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी रैशनलाइजेशन, ऑप्शन सी ओवर इमेजिनेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण वास्तविक दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाता तो वह अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, यानी वह कल्पना की दुनिया में जाकर खुद को सफल या शक्तिशाली महसूस करता है। इसे हवा का भी महल कहते हैं, जिसे हम ओवर इमेजिनेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक बार हम और भी ऑप्शन से गो थ्रू हो जाते हैं। जैसे पहला है आइडेंटिफिकेशन, इसमें व्यक्ति दूसरे जैसा बनने की कोशिश करता है, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और एक बात करते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में व्यक्ति अपनी कमियों के लिए बहाने बनाता है, जैसे इसमें दिखाया है। जो ओवर इमेजिनेशन होता है इसको हिंदी में अति कल्पना बोलते हैं। तो इसमें दो पिक्चर दिखा रहा है। एक पिक्चर में दिखा रहा है कि जो व्यक्ति है, मतलब लड़का है, चेयर पर बैठा है, जो फिजिकल डिसेबल्ड है, जो क्रिकेट खेलना चाहता है। वो देख रहा है तो उसका मन करेगा खेलने का, लेकिन वो बोल रहा है मैं खेल नहीं सकता, लेकिन उसका मन तो है। इसीलिए वो एक इमेजिन करता है कि हाँ वो क्रिकेट खेल रहा है। दूसरे पिक्चर में दिख रहे हो, हाथ में बॉल ले रखा है उसी लड़के ने, सॉरी बैट ले रखा है, और लिखा है मैं सक्षम हूँ। तो वो इमेजिन कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं ओवर इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, यानी द चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है वो 3 से 10 साल की जो बीच के चिल्ड्रन है उनके लिए बनाया गया है। इसमें किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है इस कार्ड में, ये बताना है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ई सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो मैं आपको बता दूं, जो चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है ये लियोपोल्ड बेलक द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें इंसानों की जगह जानवरों का चित्र उपयोग किया जाता है। किसके चित्र का यूज़ किया जाता है? हाँ, जानवरों के चित्र का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं जानवरों का ही चित्र क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो इंसानों की तुलना में जानवरों से ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, इसीलिए जानवरों का चित्र यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो चाइल्ड वाला टेस्ट है वो 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, जिसमें एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। जिसमें भालू दिखा रहा है, इसमें बच्चा बता रहा है कि ये भालू खुश है, जिसका रिज़ल्ट क्या आता है, बच्चे को भावनाएं पता चलती हैं, खुश, डर, इच्छाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी लेक्चर मेथड, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्योंकि बच्चा अगर आउट ऑफ द बॉक्स
सीखता है और कुछ करता है तो वो एक क्रिएटिविटी में माना जाता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा सीखेगा और अच्छे से सीखेगा, नई नई चीज़ें करके सीखेगा, अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करेगा, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें हमें नेगेटिव बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। तो जो आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता क्यों होती है? जब हमें किसी शारीरिक चीज़ की नीड होती है। तो इसमें तो उल्टा बोल रखा है, यहाँ पे होना चाहिए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है, ये होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि पहला पढ़ते ही पता चल गया। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। यानी जो डिवाइस होता है, ड्राइव होता है, जो हम कुछ करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, इसका चालक यानी ड्राइव आवश्यकता का एक तो फिजिकल रिजल्ट होता ही है, साइकोलॉजिकल रिजल्ट होता है। ऑप्शन सी, आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समांतर है। यानी जो नीड और ड्राइव है वो सेम नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के समान है, तो ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल हैं। यानी जो भी हमारे आंतरिक रूप से जो भी आता है वो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, बायोलॉजिकल इंटरनल बायोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं। यानी ये भी सही है ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब मैं इसका एक आपको ऑप्शन देती हूँ। जैसे आवश्यकता असल में शरीर में किसी भी चीज़ की कमी को ही दर्शाता है, यानी स्थिति होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो तभी हमें प्यास की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि पानी की कमी है तो प्यास की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। क्वेश्चन 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसमें मिनिमम वर्किंग आवर कितने हैं पर वीक में टीचर के लिए? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन, पहले ऑप्शन आपको बताती हूँ। ऑप्शन ए 40 आवर्स, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 55। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 45। अब क्यों है? क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसमें मिनिमम वर्किंग आवर्स टीचर्स के लिए तय किए गए हैं, जिसमें प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे मिलते हैं, जो इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम होता है, जिसमें प्रिपरेशन टाइम 10 से 15 घंटे और टीचिंग टाइम 30 से 35 घंटे होते हैं। टोटल मिलाकर 45 होते हैं, यानी 45। ये नियम शिक्षक के काम के दोनों पहलुओं को, जैसे टीचर क्या प्लानिंग कर रही है, इम्प्लीमेंट क्या कर रही है, लेसन प्लान, सब इसमें आ जाता है। क्वेश्चन 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? यानी टीचर की क्या ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन 2009? तो ऑप्शन ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। तो ये तो सही बात है कि जो टीचर हैं स्कूल रेगुलरली आए और ऑन टाइम आए, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। तो कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड, ये भी सही है, कोर्स तो पूरा होना ही चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, जो भी एंटायर सिलेबस है उसको कंप्लीट करना होगा विद इन अ टाइम, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, जो एनसीएफ 2005 है उसने शांति को बढ़ावा दिया है, तो शांति में बढ़ावा देने के लिए मतलब पीच एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए किस चीज़ को ऑप्शन में से उसको लिस्टेड किया गया है? तो ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए
कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो जो एनसीएफ 2005 है उसने पीस एजुकेशन को अलग विषय बनाकर नहीं पढ़ाया, उसने सबको इंटीग्रेटेड की बात की है। तो जो ऑप्शन सी है ये तो गलत हो जाएगा। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए ये तो बोला है, पर इंटीग्रेटेड वे में बोला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कि महिलाओं के प्रति आदर हो, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण हो। ये रहा, जैसे एक्सप्लेनेशन में नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ध्यान तो दिया है पर इंटीग्रेटेड वे में। शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में नहीं बात की इसने, और पाठ्यक्रम की जांच की तो बात की है, जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, रोम्स, पीस एजुकेशन, ऑल ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें राइट आंसर महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण है। अब क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। यानी इसमें एनसीएफ 2005 के बारे में बताया गया है कि ऑप्शन में से किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है। तो इसमें पहले आपको एनसीएफ के थोड़े उद्देश्य पता होने चाहिए, जिसमें जोर दिया गया है कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो, व्यवस्थित करिकुलम हो, ये सब बात किया गया है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन बी, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। इनमें से कोई नहीं। जो बी, सी, डी है ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 9, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी जो एक्शन रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। पहले मैं आपको बताती हूँ जो एक्शन रिसर्च होता है वो होता क्या है। जो भी क्लास हो गया, स्कूल हो गया, जो भी प्रॉब्लम क्लास हो, स्कूल हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है उस पर तुरंत समाधान करना, सुधार करना, तुरंत एक्शन लेकर उस पर रिसर्च करना कि कैसे ठीक किया जाए, वो एक्शन रिसर्च होता है। यानी एक्शन ले लिया किसी रिसर्च पर, किसी समस्या पर, तो वही एक्शन रिसर्च है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी, शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, टू इम्प्रूव द एजुकेशनल फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल एंड द क्लासरूम। कि इसका उद्देश्य ही होता है कि जो भी स्कूल में, क्लास में जो भी प्रॉब्लम है उस पर एक्शन लेना और उसको इम्प्रूवमेंट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लास्ट क्वेश्चन 10th, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। यानी जो एनसीएफ 2005 है उसमें एग्जामिनेशन रिफॉर्मेंस में किस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हुए हैं उन पर। तो ऑप्शन ए, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट। ऑप्शन सी, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं जो एनसीएफ 2005 है इसमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो गए और सबको मिलाकर एक सीसी कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट। कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चलता आ रहा है, ड्यूरिंग द क्लासेस जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। और कॉम्प्रिहेंशन समग्र, यानी होलिस्टिक इवैल्यूएशन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन असेसमेंट। जैसे ये रहा,
कंटिन्यूस का मतलब होता है, द वर्ड कंटिन्यू रिफर्स टू रेगुलर असेसमेंट, यानी जो भी ड्यूरिंग द स्कूल ईयर में जो भी रेगुलर असेसमेंट हो रहे हैं वो कंटिन्यूस में आते हैं, जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डैट द चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट, कि चाइल्ड ने समग्र विकास कितना उसने प्राप्त किया है वो आता है। और इवैल्यूएशन में CCE दोनों आता है, जैसे प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस हो गया। तो यही मिलकर कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने CDP के इम्पॉर्टेंट PYQs कवर किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।